बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जितने भी स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिनन्स अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। कि जो कुदरत में पाए जाने वाले रेपिटेटिव फिनोमिना हैं उनका नाम बताना है जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रेपिटेटिव फिनोमिनन होते कौन कौन से हैं। ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, मतलब एक दिन अगर हुआ है तो वो अगले दिन फिर हो, या एक साल बाद हुआ है तो अगले साल हो, एक सीज़न के बाद हुआ है तो अगले सीज़न के बाद हो, मतलब इक्वल इंटरवल के बाद अगर वो रिपीट करे खुद को तो वो फिनोमिना जो होगा वह रेपिटेटिव फिनोमिना होगा। अब हम कुछ फिनोमिना जिनके हम नाम लिखेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा। अब रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड इट्स ओन एक्सिस। अब जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो उससे दिन और रात बनते हैं। जब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है तो उससे सीजन्स बनते हैं, मौसम चेंज होते हैं, दिन हमारे चेंज होते हैं। मतलब एक साल बाद दोबारा जो ज़मीन है वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है। अब रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जो चांद है जो उसकी मूवमेंट है ज़मीन के इर्द गिर्द, वो एक फिनोमिना होगा जो नेचर का फिनोमिना है जो रिपीट होता है। शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साया बनता है वो अगर सुबह के टाइम जितना बनता है वो रोज़ाना सुबह टाइम उतना ही बनेगा, वो रिपीट करेगा सुबह के टाइम में। अगर वो दोपहर टाइम बनता है जितना तो वो उतना ही बनेगा। अभी इसको तो टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर जो पुराने ज़माने में लोग हैं वो इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर लेते रहे हैं कि वो साए को देख के टाइम देख लेते थे कि समझ लेते थे कि अब टाइम कितना हो गया होना है। अब सनराइज़ एंड सनसेट, सूरज का तलू होना और सूरज का ग़रूब होना, ये भी एक नेचर का फिनोमिना है जो अपने आप को रिपीट करता है इक्वल इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल के बाद। तो ये भी एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ हो सकता है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अगर हम किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा। As we know that the time period of a simple pendulum depends upon length and value of g। अब हमें पता है कि जो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है उसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है 2πL/g उसका स्क्वायर रूट। अब ये डिपेंड करता है लेंथ पे पेंडुलम की और जो g की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। अब g की वैल्यू जो है वो जगह से जगह पर चेंज होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो वेरी करती है g की वैल्यू। जो लेंथ है पेंडुलम की वो भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। और अगर पेंडुलम को यूज़ करते हुए वहाँ पर हवा का फैक्टर मौजूद है तो वो भी अफेक्ट करेगा, इसलिए हम इसके टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं ले सकते। अब अगला सवाल देखें, वाई डू वी फाइंड इट यूज़फुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। अब उन्होंने कहा है कि एक चीज़ है उसके अगर हम 2 यूनिट्स ले रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, एक किलोग्राम और दूसरा मोल। अब कोई भी चीज़ है उसको मापने के लिए हम ये दोनों यूनिट्स ही यूज़ करते हैं, या तो हम उसे केजी में बताएंगे या फिर हम उसे मोल में बताएंगे। अब इसकी वजह क्या है, केजी जो है वो मैक्रो लेवल पर बड़े पैमाने पर यूज़ होता है केजी किलोग्राम, जो मोल है वो छोटे लेवल पर यूज़ होता है। मोल हमें बताता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के। अब अगर एक मोल है वो लेट्स सपोज लिक्विड का है और एक मोल जो है वो है किसी भी सॉलिड का, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे। एक मोल में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हमेशा, जबकि किलोग्राम जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। बल्कि अगर सॉलिड का 1 किलोग्राम है तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद और होगी, अगर वही लिक्विड का 1 किलोग्राम है तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद और होगी। अब इसका चौथा क्वेश्चन, उन्होंने कहा 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक नीडल की पैमाइश करते हैं। अब उन्होंने जो नीडल है उसका मिनिमम डिवीज़न हमें बता दिया 1 मिलीमीटर है। अब
तीन उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने कहा है तीनों में से जो करेक्ट रिकॉर्ड है वो कौन सा है और उसकी वजह क्या है। अब इसका आंसर है कि जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, जो ऑप्शन नंबर 3 है 0.214 मीटर, ये वाली करेक्ट है। अब इसकी वजह क्या है? एज द स्केल यूज फॉर द मेजरमेंट हैज़ द लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो लीस्ट काउंट है जो स्केल यूज़ हो रहा है उसका 1 मिलीमीटर है, जो कि इक्वल होता है 0.001 मीटर के। अब देखें तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट यूज़ हो रहे हैं जो हमारे पास उन्होंने लीस्ट काउंट दिया हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट का। अब जो वैल्यूज़ हैं उनमें हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिए गए हैं, तो वो तीसरा ऑप्शन है 0.214। दूसरे वाले में 2 ऑप्शन दिए, दो डिजिट्स दिए हुए हैं पॉइंट के बाद, और पहले वाले में 4 डिजिट्स दिए हुए हैं पॉइंट के बाद। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला होगा जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स दिए गए होंगे। अब इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। An old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in computation? अब उन्होंने कहा है कि एक पुरानी कहावत है कि जो एक चेन है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितना उसका सबसे कमज़ोर वाला लिंक होगा। अब हम देखते हैं कि एक चेन जो भी होती है उसके कई लिंक्स होते हैं। अब कोई स्ट्रॉन्ग होता है और कोई वीक होता है। अब वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी जितना उसका जो वीक वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो कम स्ट्रॉन्ग है तो चेन ज़ाहिरी बात है टूटनी आसान हो जाएगी। अगर वो वीक वाला पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उसे तोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए चेन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितना उसका कमज़ोर वाला हिस्सा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा आर मच एक्यूरेट व्हेन इट्स रीडिंग कंटेन मिनिमम एरर। दिस इज़ द एनालॉगस स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि इसकी एक स्टेटमेंट ये बनेगी कि अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है उसका हमने डाटा बनाया है तो वो उतना ही एक्यूरेट होगा जितनी उसकी रीडिंग में कम से कम एरर होंगे उतना ही ज़्यादा वो ठीक होगा। इसका एक और भी एनालॉगस स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, कोई भी एक आप लिख सकते हैं इसमें से। A result obtained from an experimental data used in a computation is only as accurate as its least accurate reading। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड की हैं, कुछ डाटा हमने बनाया है, डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अब वो उतना ही ठीक होगा जितना हमारा उसमें से सबसे जो कम वाली ठीक रीडिंग है वो वाली जितनी ठीक होगी उतना ही हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक होगा। अब इसको समझने के लिए आप ये देखें कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, हमने एक चीज़ की मेजरमेंट की है और उसकी हमने 3 मेजरमेंट्स लिख ली हैं। लेट्स सपोज हम एक पत्थर को माप रहे थे, उसकी हमने 3 पैमाइशें लिख ली हैं। अब हमें लगता है कि ये वाली ज़्यादा ठीक है, ये वाली उससे कम ठीक है और जो थर्ड वाली है वो सबसे कम ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा उसका रिज़ल्ट उतना ही ठीक होगा जो हमारी लास्ट वाली जो हम कह रहे हैं कि सबसे कम ठीक है वो वाली वैल्यू जितनी ठीक होगी। अब 6th क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। उन्होंने कहा है कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम का वो स्टॉप वॉच से मेजर किया गया है। अब इसमें कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में? इसमें 2 तरह के एरर्स हो सकते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरा पर्सनल या रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या होगा? सिस्टमेटिक का मतलब है जो सिस्टम में एरर है, जो स्टॉप वॉच में अगर कोई एरर है, अगर उसका जो हमने टाइम पीरियड है जो उसका ज़ीरो एरर अगर वो सही नहीं निकाला हुआ, तो अगर उसमें कोई एरर है सिस्टम में स्टॉप वॉच में, एक तो एरर ये हो सकता है। दूसरा पर्सनल या रैंडम एरर। पर्सनल मतलब जो बंदा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अगर वो इनएक्सपीरियंस है या उससे कोई गलती हो जाती है तो वो भी इफ़ेक्ट करेगी इसमें। ये 2 एरर हो सकते हैं, एक सिस्टमेटिक और दूसरा पर्सनल एरर। Does a dimensional analysis gives any information on constant of personality that appear in algebraic expression? Explain। उन्होंने कहा है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जो हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं, क्या वो कांस्टेंट की भी हमें कोई वैल्यू बताते हैं, कोई उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं या नहीं? तो जो डायमेंशनल एनालिसिस हैं वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो 2 तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक तो हम उससे यूनिट फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का, जैसे कि हमारे पास फोर्स है तो हम उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर है तो उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं,
हम उसे उसके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जो कांस्टेंट है वो या तो एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं या थ्योरेटिकल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो जो है डायमेंशनल एनालिसिस से हम उसे फाइंड नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस का बताता है, जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेशर और डेंसिटी, इन दोनों की डायमेंशंस फाइंड करनी है। इसमें हम सबसे पहले प्रेशर की डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर का हमें फार्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। जो फोर्स ओवर एरिया होगा, जितने एरिया पर जो फोर्स अमल कर रही होगी वो उसका प्रेशर होगा। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है कि जो फोर्स है वो होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हमने एफ की जगह पर एम ए लिख दिया और एरिया की जगह पर ए स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। जब भी हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन का हमें पता है कि जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर लेंथ, और जो सेकंड्स पर सेकंड स्क्वायर है तो वो टाइम का यूनिट होगा, तो पर टाइम स्क्वायर आ जाएगा। एम की जगह पर मास है तो कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर की जगह पर आ गया एल, और पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर आ गया पर टाइम स्क्वायर। और एरिया जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो उसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। अब देखें, अगर हम एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएं तो वो बन जाएगा एम, एल जो है स्क्वायर का वो ऊपर गया, एल की पावर 2 और एल की पावर 1, वो ऊपर जाके माइनस का 2 हो गया तो एल की पावर -1, और ये टी की पावर -2 वैसे ही आ गई। अब अगले डेंसिटी की हम फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी का हमें पता है जो यूनिट होता है, जो फार्मूला होता है वो है मास ओवर वॉल्यूम। मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ओवर वॉल्यूम जो है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब लेंथ का क्यूब, वो हमने लिख लिया। अब हम इसको अगर एल क्यूब को ऊपर लेके जाएं तो एल की पावर -3 बन जाएगा, तो डेंसिटी का आ गया एम एल -3। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा द वेव लेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। जो वेव लेंथ है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक स्पीड और दूसरा फ्रीक्वेंसी। अब हमें उन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं कि जो लैम्डा है, जो वेव लेंथ है, वो एल के इक्वल है, जो स्पीड है वी वो एल टी माइनस एल टी इनवर्स, मतलब एल टी इनवर्स के इक्वल है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो टी इनवर्स के इक्वल है, टी की पावर -1। अब हमें उन्होंने कहा है कि इनमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट है। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं एफ़ इज़ इक्वल टू वी लैम्डा। अब इसकी हम दोनों की डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। एफ़ की हमारे पास ऊपर गिवन है जी, एफ़ की वैल्यू है टी की पावर -1, और जो वी है उसकी वैल्यू है एल टी -1, और जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एल। अगर हम इसी को सॉल्व करें, उसकी राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें तो एल और एल एल स्क्वायर बन गया, टी का इन्वर्स वैसे का वैसे ही आ गया। तो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला तो रॉन्ग है। अब हम इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी हम दोनों साइड्स की डायमेंशंस ले लेते हैं। हमारे पास गिवन थी एफ़ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। एफ़ का यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एफ़ इज़ इक्वल टू टी इनवर्स, और वी जो है वो भी हमारे पास गिवन है जी एल टी -1, और जो लैम्डा है वो हमारे पास गिवन है एल। इन सबको अगर हम सॉल्व करें, अगर ये जो ओवर में एल है इसको ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा एल की पावर -1, एल के पावर +1 और -1 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे टी की पावर -1 रह जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है एफ़ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।